ओके चलो, अभी तुम लोग का टेस्ट एग्ज़ाम हुआ है। टेस्ट एग्जामिनेशन में बहुत सारा कम से कम ऑब्जेक्टिव जो था वो तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था पढ़ाया हुआ था। हाँ, देखें कि 5 और 6 फंक्शन उतना लिखना नहीं है, ठीक है। आपको कोई बात नहीं, वो ठीक है। हाँ नहीं, अभी नहीं, आज तो हम देखें क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट डे, हेलो बैठो, शांत रहो तुम भी। क्या नाम है तुम्हारा? तुम सक्षम है ना, ठीक है। वागीश, ठीक है। तो हम लोग पिछले दिन क्लास में जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस इज वेदर कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट होगा? विच एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी? सोलर एनर्जी। इन ऑर्डर टू synthesize or in order to perform photosynthesis, what are the 4 raw materials are essential? ठीक है, मतलब कोई एक भी एब्सेंट होगा तो नहीं होगा। अनदर क्वेश्चन था कि जो आपको फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वाटर से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पूरे फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है वो कितने भाग में तुम डिवाइड कर सकते हो? कौन कौन? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कैसे कहोगे? लाइट रिएक्शन फर्स्ट स्टेप है। लाइट रिएक्शन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? ग्रैनम में या स्ट्रोमा में? ग्रैनम में, ठीक है। और जब डार्क रिएक्शन जब बोलेंगे तो डार्क रिएक्शन के लिए क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा में। और ये लाइट के प्रेजेंट में या बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट? इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लेकिन इसके लिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH2, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे हैं कि इस किताब में कि एक स्टोमाटा का भी फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसमिशन भी तुम लोग को अलग से पढ़ना है, ट्रांसमिशन का भी इस किताब में है जिक्र। तो हम लोग स्टोमाटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक, ठीक है, स्टोमाटा भी दिया। एक चीज़ को और आप लोग एकदम याद कर लेंगे यहाँ पे 3 स्टेप्स। यही आपको पॉइंट जो आपको लिखना है एग्जामिनेशन में। अगर CBSE का एग्ज़ाम होगा, हेलो इधर देखो, यहाँ CBSE का अगर एग्ज़ाम होगा तो तुमको कौन से 3 पॉइंट को लिखना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यही हूबहू लिखिएगा, ठीक है। सेकेंड, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही हाइड्रोजन बाद में रिड्यूस करेगा CO2 को, ठीक है। रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली क्या आपको क्यों यही 3 लाइन हम बता रहे हैं? क्योंकि जब साइंस के टीचर को कॉपी मिलेगा चेक करने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर कहते हैं कि बायोलॉजी हम नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है। आंसर शीट में पूरा का पूरा लाइन कहाँ से लिखा रहता है? NCERT से। इसीलिए टीचर को कभी कभी लगता है आपका ओन लैंग्वेज हो गया, तो फिर उसको वो नहीं समझ पाते हैं और नंबर को कट भी कर सकते हैं। तो ये 3 लाइन कि 3 स्टेप्स, आपका एकदम 3 स्टेप्स ऑफ जो आपको बहुत शॉर्टकट में जो पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। 3 स्टेप्स में क्या? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब आपको लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, मूव डाउन करता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और इसी वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान जो H और OH बनता है, फिर OH आपस में रीयूनाइट करेगा वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि 12H2O लिखते हैं। और ये
यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन निकला वो बाद में किस चीज़ को यूज करने के लिए आपको, तो आपको CO2 को रिडक्शन करने के लिए भी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप को एकदम याद रखना है। प्लस स्टार्च बना है या नहीं बना है, इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप कौन सा सॉल्यूशन को यूज करते हैं, आयोडीन को। अगर स्टार्च बना होगा तो वो आपको ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का दिखने ये चीज़ का। तो आपको जो मेन क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से डेफिनेशन पूछ सकता है, प्लस इसका इक्वेशन पूछेगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कोई पूछ सकता है, कौन सा लाइट कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा यूजफुल है। जैसे हम 7 कलर में कौन कौन, रेड एंड ब्लू, और ग्रीन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ये चीज़ पढ़े थे। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहाँ से है ये हम लोग जान चुके थे। एंड 3 स्टेप्स को तो एकदम फिर हम करें कि एकदम याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये 3 स्टेप कौन कौन है, चूँकि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के होंगे वो केवल इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और आयोडीन। अब एक ही हम लोग देखते हैं कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर में, तो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले कि स्टोमाटा होता क्या है। स्टोमाटा तो लिख सकते हैं स्मॉल ओपनिंग्स किस चीज़ में प्रेजेंट रहता है, राइट डाउन भी करते जाएं। प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, मतलब एपिडर्मिस होता है, उतना आपको जानने का जरूरत नहीं है। लीफ सरफेस नोन एज स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के माध्यम से ही गैसेस का डिफ्यूजन भी होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी होगा। तो अगर इसका पहले तो हम लोग एक ये जान गए कि एक लाइन आपका कि स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा स्मॉल ओपनिंग है। अब तुमको पूछेगा कि एक स्टोमाटा किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स प्लस आपको स्टोमेटल पोर। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटल apparatus करके आता है। तो जनरली हम लोग क्या देखते, हाँ, स्टोमाटा मेडअप ऑफ, हाँ, मेडअप ऑफ किस चीज का, 2 गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, ध्यान लिखो, तुमको बहुत ज़्यादा आलसी की तरह काम करते हो। इसके चारों ओर जो रहता है ना, इसके चारों ओर जो हेल्पिंग है, सब्सिडी किसको बोलेंगे, जिसको जो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम फिगर से ही बताएंगे। अक्सर देखिए, अक्सर गार्ड सेल का शेप होता है बीन शेप्ड, लेकिन तुमको आगे जाओगे तो मिलेगा ग्रासेज वगैरह में डम्बेल शेप्ड होता है। तो वो आप कहीं पे भी मॉड्यूल वह है किताब में कहीं पे भी लिख लेंगे ऊपर में कि आपको एक बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। गार्ड सेल इन, जैसे बुक में ही लिख लेंगे, NCERT का बुक है ना, किताब कॉपी से बाहर या कहीं पे भी या नोट में करके लिखेंगे उसको बॉक्स के अंदर में। तो पहले तो यहाँ पे गार्ड सेल को, यहाँ पे तीसरा पॉइंट अभी लिखे, यहाँ पे जो हम लिखवा रहे हैं, यूजुअली गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड। ठीक है, ध्यान देंगे, बीन शेप्ड है। तो यहाँ पे कैसे 2 गार्ड सेल है, यहाँ पे 2 गार्ड सेल है, एक बीन से इधर बना दिए, एक बीन से इधर। ठीक है, अब इसमें क्या देखिएगा, इसमें ये वाला साइड जो होगा कॉन्वेक्स साइड और ये कॉनकेव साइड होता है। इसका ये वाला साइड जो कॉनकेव साइड है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है।
ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है और ये कॉन्वेक्स वॉल क्या है, थिन है। तो यहाँ पे बीन, यहाँ पे एक जोड़ लिख लेंगे, कॉनकेव साइड इज थिक एंड कॉन्वेक्स साइड इज थिन। इसके अलावे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब क्या है, यहाँ चारों बीन शेप्ड होता है, ये जान गए, लेकिन ग्रासेस में कैसा होगा, डम्बेल शेप्ड है, याद रखेंगे। ग्रास में गार्ड सेल का शेप कैसा होगा, डम्बेल शेप। इसका कौन सा वॉल थिक है, कनकेव, और कॉन्वेक्स थिन है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। प्लस इट कंटेन्स किस चीज़ को, इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। और भी दो सेल्स हैं तो और भी ऑर्गेनेल्स होगा, ठीक है। किस में, डम्बेल, ग्रासेस में। ग्रासेस में ये नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए बता भी दे रहे हैं, ठीक है। गार्ड सेल का शेप कैसा होता, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अब इसके चारों ओर जो सेल पाया जाता है वो सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम लोग लिख दिए सब्सिडरी सेल्स। यहां पे इसको क्लोरोप्लास्ट भी लिख देते हैं। और ये आपको स्टोमेटल पोर, इसका फंक्शन जरूर लिख लेंगे। फंक्शन में क्या होगा, फिगर बना लीजिए, बिल्कुल। सर पिक्चर बना लीजिए। पिक्चर बायो में तो जरूर बनाओगे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, ज्योग्राफी में मैप बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखना पड़ता है। तुम गलत बात के अलावा कुछ जानते भी तो नहीं हो। तुम बना लिए, ठीक है। क्या फंक्शन स्टोमाटा क्या क्या होगा, एक तो बोलो, ठीक है। नहीं, स्टोमाटा जब ओपन होगा क्लोज होगा तो कौन रेगुलेट करता है, वो तो फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। तुम जो बोले, लेकिन ये देखो, नहीं, वो सनलाइट भी होना चाहिए उसमें। देखो उसमें ऑप्शन, लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शन था कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, जो अवेलेबल ऑप्शन था कंसंट्रेशन ऑफ CO2। एक्चुअली दिन में क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, CO2 को यूज कर रहे हैं। तो सेल के अंदर जब CO2 रहता, अच्छा ये भी मालूम है कि अक्सर दिन में स्टोमाटा ओपन रहता है और रात को क्लोज रहता है, ये बात समझ लो। अगर इसी से तुम्हारा एकदम हिंट्स मिल गया, दिन में टेम्परेचर, सॉरी दिन में स्टोमाटा ओपन, रात को क्लोज है। एंड ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस में कौन सा चीज़ यूज होगा? CO2। तो सेल के अंदर, और चूंकि हम लोग क्या लिखे, स्टोमाटा में क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इस सेल के अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? गार्ड सेल के अंदर में अगर गार्ड सेल के अंदर में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस जो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट ये बना रहा है, तो सेल के अंदर जो CO2 था, अब वो CO2 बढ़ा या घटा? जो CO2 था वो तो यूज कर लिया गया ना, कंज्यूम हुआ, अब वो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझे फिर से? नहीं, अब मेरी बात समझो कि कैसे CO2 का कंसंट्रेशन बता रहे हैं ना। पहले अगेन कि ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा रिमेन ओपन एंड एट नाइट रिमेन क्लोज। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शन था, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग चले। तो हम लोग कह रहे हैं कि गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, इज इट? ठीक है। और गार्ड सेल में मान लेते हैं कि यहाँ पे जितना भी ग्रीन वाला ये चीज़ हम बना रहे हैं, दिस ग्रीन पार्ट क्या है, इंडिकेट क्या कर रहा है? CO2 को। ठीक है। यहाँ ब्लैक वाले को क्लोरोप्लास्ट कर दिए थे, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन से हम यहाँ पे CO2 को मान लिए, ये सब क्या है? CO2। अब मान लेते हैं गार्ड सेल के अंदर में CO2 और प्लस H2O ये सब जुड़ के क्या करेगा? क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो अब CO2 तो खत्म होगा धीरे धीरे ना। अब जैसे जैसे खत्म होगा तो इसका मतलब है कि CO2 के कंसंट्रेशन घटने के बाद एक बहुत सारा चेंजेज होगा, जिसके कारण से इसके अंदर वाटर का एंट्री होगा, जिसके कारण से ये ओपन होगा। तो अब यहाँ पे अगर CO2 कंसंट्रेशन में भी तुमको बताओ कि CO2 कंसंट्रेशन अगर कम रिड्यूस होगा तब स्टोमाटा खुलेगा या जब इंक्रीज करेगा तब? जब रिड्यूस करेगा तब, चूंकि डे टाइम में रिडक्शन हुआ। अब देखिए तुम्हारा सीधे दिया था CO2 का कंसंट्रेशन, लेकिन अब तुमको लिखा जाएगा कि रिडक्शन इन CO2 विल ओपन द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा ओपन होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता? बढ़ जाता। ठीक है। अब CO2 में भी तुमको क्या हो जाएगा? कौन रेगुलेट कर रहा है? तो यही चीज़ ना। लेकिन रात के टाइम में क्या होगा? CO2 तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वैसी स्थिति में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसके कारण से क्या होगा? स्टोमाटा बिकम क्लोज। ठीक है। अब समझ में आ गए कैसे बताएं? तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में दो फंक्शन, सबसे पहले कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, O2 CO2 का होगा। अनदर कि इसी के द्वारा मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा। आपको लेंटी सेल से भी होता है, ठीक है, दूसरे सेल से भी होता है, क्यूटिकल से भी होता है, लेकिन मोस्टली जो वाटर का लॉस जो होगा वो किस रूप में होता है? कहाँ से होगा? स्टोमाटा। तो वाटर टू फंक्शंस में लिख देंगे, टू फंक्शंस। एक की इसी के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर थ्रू स्टोमाटा। अनदर दूसरा भी फंक्शन लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन भी लिखेंगे। काम हंसो, समझे ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमको बोल रहे हैं सक्षम नहीं बागीश, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू स्टोमाटा। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। और जब ट्रांसपिरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत सारी चीज़ है। इस फिर से बताएं, इरेज नहीं करें, ठीक है। एकदम सब कोई अपने अपने कॉपी में जेड लिख लेगा, डम्बल शेप वाला, ग्रास फैमिली में। Among grasses, the shape of guard cell is dumbbell shape. एकदम नोट करके लिखोगे, the shape of guard shape.
एमोंग ग्रासेस, ग्रासेस का स्पेलिंग देखो क्या लिख रहे हो। नहीं नहीं, देखो आप भी एमोंग ग्रासेस द खेलते हो ना, मतलब जो भी समझ गए, मतलब उसको बताना था। आप लिखिए ये सब चीज़। ठीक है, अब हम लोग देखिए जो शुरुआत से ही था इस चैप्टर का जो लाइव प्रोसेस से हम लोग फोटोसिंथेसिस समझ गए हैं, न्यूट्रिशन समझे हैं, न्यूट्रिशन में टाइप्स, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, होलोजोइक में कहीं नहीं, आपको अमीबा में न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत हम लोग देखे थे कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं, तो ये क्वेश्चन था ना कि बहुत जल्दी से उसको पूरे बॉडी में फैल जाएगा, यही था ना, तो एक आ गया क्वेश्चन उस बेस पे भी, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोग और एलिमेंट्री कैनाल का 1 by 1 स्टेप में भी लिखने के लिए दिए थे कि सब बच्चे को याद आ जाए। तुम्हारा था असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछ रहे थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज, जैसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटे थे, कौन कौन, इलियम। सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन को तुम तीन, ठीक है, 3 भागों में, जहाँ पे देखो इधर देखो, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज दैट यहाँ पे मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही कंटिन्यू किया है किस चीज़ में, लार्ज इंटेस्टाइन में। जहाँ पे ध्यान दो, जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है वहाँ पे एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, उस पाउच में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी लिखा है, यही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इस पाउच के बाद रेस्ट जो तुम्हारा है, जो यहाँ तक आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है। तो ये पूरा ग्रीन पार्ट तुमको क्या दिखा रहे हैं, हम लोग कोलोन दिखवा रहे हैं। तो कोलोन में ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टम बना दिए और यहाँ पे एनस कर दिए। अब समझ में आ जाएगा, दिस इज द सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, एनस। इज इट ओके, क्लियर। सीकम जो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मिल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का वेरी फर्स्ट पार्ट, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था, डिओडेनम। सिमिलरली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये अगर इसको यहाँ पे इसको मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इस पार्ट को क्या बोले, इस पार्ट को सीकम, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कुल डिस्टर्ब मत करो, तुम नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पीछे बैठो। कॉपी फाड़ रहा है क्या, रखोगे वैसे तो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लगता है कि एडवांस तुम ही हो, और तो कोई है ही नहीं। पढ़ाई में कितना हो तो पता चल जाएगा जब 2 टेस्ट होगा तो, ठीक है। अब समझ में आया तुमको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, जो अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो हम लोग का रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन में किन किन चीज़ों से हम लोग, एक तो रेस्पिरेशन किस चीज़ को कहेंगे और रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले कि रेस्पिरेशन जरूरी है या नहीं जरूरी है, जरूरी है, क्यों, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और कोई भी काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
vital work, vital function of ourselves, because it provides energy for to complete other activities। ठीक है, जो भी दूसरे एक्टिविटीज़ को करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन दे रहा है? तो सबसे पहले कि रेस्पिरेशन को डेफिनेशन से पहले कि वाई इज रेस्पिरेशन एसेंशियल, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी, किस चीज़ के लिए? टू कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़। एक लाइन एकदम लिख लें, हाँ, जो तुमको यहीं पे कंबसन और रेस्पिरेशन में अंतर भी तुमको साइड बुक में मिलेगा। ठीक है, कंबसन और रेस्पिरेशन में, चूँकि आप लोग का क्वेश्चन जो आ रहा है तो साइड जो दूसरे टीचर जो चेक कर रहे हैं दे रहे हैं तो साइड बुक से दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्यों जोड़ी है ये पता चला, क्योंकि एनर्जी, इट प्रोवाइड अस एनर्जी विच इज़ एसेंशियल फॉर कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़। अब हम लोग देखें कि रेस्पिरेशन किस चीज़ को कहेंगे। तो सबसे पहले कि रेस्पिरेशन किस चीज़ को कहेंगे, तो रेस्पिरेशन एनाबॉलिक प्रोसेस या केटाबॉलिक प्रोसेस? केटाबॉलिक। सब कुछ को समझ में आ गया। बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज वगैरह ना, कि ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन हुआ विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिखिए, उसके जगह पे आप ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिखेगा। तो सबसे पहले कि रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा चेंज करके। रेस्पिरेशन, हाँ बोलो, नहीं अब वही चीज़ को हमको बता देना है। ठीक है, अब देखो, नहीं अब तुम जो बोले ना, तुम अभी देखो यहाँ पे जितने लोग पढ़ाए हैं, हम लोग खाते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अब एब्जॉर्ब होके पहले किस में जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से ये ग्लूकोज किस में एंट्री करेगा, सेल के अंदर। ठीक है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर आया नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, अब सेल के अंदर में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज, और जो ब्लड कैरी करके ऑक्सीजन ला रहा होगा वो ऑक्सीजन भी इसके अंदर अगर इन कर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडेशन किया तो एनर्जी निकला। तो एनर्जी यहाँ पे लिखना ना, तो इसका मतलब हम लोग जब कहते हैं कि हम लोगों में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सिंपल सा जब क्वेश्चन होगा तो अधिकांश बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, नाक बोलेगा, कोई लंग्स बोलेगा, कोई कुछ, लेकिन वाकई में क्या होगा, सेल के अंदर हुआ। सेल के अंदर हम लोग देखेंगे कि तीन हम लोगों में जो एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, वहाँ पे हम कम से कम फ्लो चार्ट तो बनाएंगे ही। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन लिख लें। अब समझ में आया तुम्हारा क्या आर्यन नाम है ना? ठीक है, तो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, कोई जोड़ी नहीं है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो पूरा ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं है, तो कम मात्रा में निकलता है, ओनली 2 ATP। ठीक है, ये नहीं हम करेंगे, लेकिन जो हम लोग अभी एरोबिक की बात कर रहे थे इसलिए। ठीक है, अब बात कंफर्म। ठीक है, कि ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है। 11th पे तो पढ़ोगे तो शायद तुमको लगेगा कि किस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। ठीक है, एनीवे रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज, लिखेंगे रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज केटाबॉलिक प्रोसेस, केटाबॉलिक CATA, केटाबॉलिक प्रोसेस in which respiratory substrate SUBSTRATE
ठीक है सब्सटेंस, लेकिन सबस्ट्रेट लिखो ना, सबस्ट्रेट लिखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और ब्रैकेट में लिख लो कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखो इवन ज़रूरत पड़ने पे आपका प्रोटीन भी होता है, कॉमा प्रोटीन भी होता है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और चूंकि ज़्यादा आपको ग्लूकोज से हम लोग लेते हैं तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है ज़रूरत पड़ने पर, फैट से भी लेंगे, ठीक है। ये भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन भी होता है। हम लोग जब ग्लूकोज सबस्ट्रेट रहेगा तब, और जब प्रोटीन रहेगा तब प्रोटोप्लाज्मिक होगा, ठीक है। याद रखिए, मतलब नाम सुनते रहिए कि अब ये नहीं कि अनजान की तरह अब हमको बिहेव नहीं करना है। सबसे इनमें क्या लिखें कि इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिख लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी, इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड into simpler form with release of energy। ठीक है। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की भी बात की, कहीं पार्शियल होगा कहीं कंप्लीट होगा। तो रेस्पिरेशन में जब तुम लोग को अभी पूछा गया है क्वेश्चन के एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि रेस्पिरेशन को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? एरोबिक और टाइप्स। देखो रेस्पिरेशन को आप बहुत तरीके से अभी बताए ना, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कब होगा? व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होगा। उसी तरह तुम लोग पढ़ के अभी जब स्कूल में पढ़े हुए तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कुटेनियस, ब्रोंकियल, ये सब भी बताया गया है नहीं स्कूल में? एरोबिक और एनारोबिक तो बताया गया है, तो हम लोग भी कम से कम उस चीज़ को तो जाने। तो सबसे पहले एनएरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का मतलब क्रेब्स साइकिल, कोई पूछा था तो बताए थे ना। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला क्या होगा? रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इज कॉल्ड। तो यहाँ पे केवल इतना लिखेंगे तो पूरा लिखाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? इन द। तो यहीं पे पता चल गया कि भाई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। दूसरा, तो हम लोग के मसल सेल्स में जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वहाँ पे क्रेब्स साइकिल नहीं कंप्लीट होता है, पायरुविक एसिड नहीं बनता। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उससे क्रैम्पनेस आता है। इथनो, तो वो क्या है? फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो, ठीक है। एनारोबिक होगा तो कहीं भी दर्द हो सकता है। कहीं अब तुम्हारे कहीं पे एनारोबिक हो रहा है, ईस्ट वगैरह तो उसी के लिए बना ही हुआ है। कुछ ऑर्गेनिज्म को तो ऑक्सीजन दे दोगे तो उसके लिए पॉइजन की तरह काम कर रहा है, तो उस चीज़ को नहीं कह रहे ना। अपने बात हम लोग करें किस कंडीशन में, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट। ठीक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज़्यादा मोर
एनर्जी इज रिलीज, तो क्या है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये हम लोगों में जनरली होता है। वहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया है ईस्ट में, हम लोगों में बहुत रेयर एक्सटर्नल सेक्स, और पूरा सेल अगर वही करने लगेगा ना तो हो सकता है कि हम लोग मर भी जाएं। मल्टी सेलुलरिटी में अगर पूरे सेल, तो ये भी तो एक फ़ायदा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स डैमेज हो गया, कुछ ऑर्गन डैमेज हो गया तो आप मर नहीं जाइएगा। एक उंगली कट जाए तो समझ जाइए कि हजारों हजार सेल्स डैमेज हो गए, तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे ना। तो बहुत सारी चीज़ों में, तो ये एरोबिक एनारोबिक में इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, H2 और CO2 प्लस एनर्जी। एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। चूँकि एनर्जी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखेंगे। यहाँ पे 38, यहाँ पे 2 ATP, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लैक्टिक एसिड फ्रॉम, एक नोट करके लिख लोगे, नोट में करके एक लाइन जरूर लिखोगे। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हाँ नोट में ये एक्स्ट्रा है इसलिए। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन CO2 इज नॉट रिलीज्ड। यहाँ पे लिखे देखो, एनारोबिक में ही 2 आता है। फर्मेंटेशन लिखते हो ना, वहाँ पे तुम्हारे कैसे किताब में शायद दिया है, जैसे ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल दिया है, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन दिया है, एक मसल्स में भी दे दिया है, फर्मेंटेशन दे दिया है। तो फर्मेंटेशन में 2 तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथाइल अल्कोहल ईस्ट वगैरह में होता है, ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड का हम लोग का मसल सेल्स में हो रहा है। तो जब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो CO2 नहीं बनता है, याद रखेंगे उसको इस चीज़ के लिए। क्या, हाँ नोट, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन CO2 इज नॉट रिलीज्ड। नहीं, वो उसका छूट गया था उसमें, ठीक है। तो कंबशन भी पढ़े हैं आप लोग, स्कूल में कंबशन भी बताया गया, तो याद करिएगा। नेक्स्ट लाइन जब दूसरी बार आएंगे तो कंबशन भी आप लोग पढ़ लेंगे। क्रेब्स साइकिल तुमको एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप होता है। कोई भी रेस्पिरेशन, देखो एक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो फर्मेंटेशन होगा या क्रेब्स साइकिल की ओर जाएगा, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस पे। पहला स्टेप देखो, ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। कोई भी रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में एक तुम्हारे किताब में दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, एक ग्लूकोज से क्या बना दिया, 2 पायरुविक एसिड, सीधे पायरुविक एसिड यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बना। ये चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होता या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता, ये स्टेप होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब आगे ये पायरुविक एसिड
दाहिने जाएगा या बाएं जाएगा, किस रास्ते में जाएगा, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के उपस्थिति पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेदर इट विल गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया and complete the path of Krebs cycle, और in the absence में क्या होगा, it remain inside the cytoplasm और get converted into either ethyl alcohol और lactic acid। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होगा उसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, जो ईस्ट वगैरह में होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्मेंटेशन में भी दो भाग आ जाएगा, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तुम पूछो क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल एक पाथ है, पाथ, और वो कहाँ पे होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है उसमें होगा। और दिस पाथ में क्या होगा, देयर इज ए कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो क्रेब्स साइकिल लिखवाए थे तुम लोग को, किसी को फर्स्ट तुम लोग लिखे थे, कोई क्रेब्स साइकिल कोई पूछा था, नहीं लिखे थे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है ना, तो अभी तो क्रेब्स साइकिल पे आएंगे ही, घबराओ नहीं, उसमें आएंगे ही तो फिर बताएंगे ही। तो ये चीज़ अब ध्यान दो, ये तो एरोबिक एनारोबिक कंबशन हम लोग लास्ट के लिए देखें। अब है कि जब एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कर लिए, तो अब हम लोग को क्या देखना है, ठीक है, यहाँ पे किताब भी दीजिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, O2। लेकिन जब हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट ब्रीदिंग भी है, तो ब्रीदिंग में दो पार्ट आता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दो प्रोसेस है। तो कह रहा है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं उस समय उसमें CO2 रहता है। तो इसके लिए क्या हुआ है, एक पाइप के थ्रू सांस छोड़ा गया है और एक किस में दे रहा है, एक आपको जो चूना वाला जो पानी है उसमें डालता है, और हाँ लाइम वाटर है, और लाइम वाटर में जैसे ही CO2 इन कर रहा है तो उसको क्या बता देता है, मिल्की टर्न कर देता है। तो मिल्की बनना, इस बात का वो केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि भाई वो तभी होगा जब उसमें CO2 होगा। तो तुमको ये भी क्वेश्चन होगा, हाउ विल यू, ये एक्टिविटी वेस्ट है, एक्टिविटीज वेस्ट है। तो एक्टिविटी में दिया हुआ है ना कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 रहता, हाउ विल यू प्रूव। तो वेन वी जब एक्सहेल करेंगे, एक्सपायर करेंगे, एंड इफ दिस गैस इज poured into what, lime water, then lime water becomes milky. This suggests that CO2 is present in exhale air। जब एयर हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है, CO2 रहता है। ये किस तरह से पता चला, इस एक्टिविटीज़ को जोड़ लिखेंगे, एकदम एक्टिविटीज़ नंबर कितना है उसको आज होमवर्क में भी दे देंगे, 6.4, कौन 6.4, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, तो रेस्पिरेशन 2 स्टेप प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म में कोई भी रेस्पिरेशन में 2 स्टेप, पहला ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड इज आइदर आपका क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, और दूसरा फर्मेंटेशन। ध्यान दो इधर, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आज जाके एकदम कंप्लेंट करेंगे, क्या नाम है इसका, क्रिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, दूसरा क्रेब्स साइकिल। ये क्या होगा,
जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फर्मेंटेशन पहले तो इतना कर लो, तब ग्लाइकोलिसिस के विषय में लिखेंगे। लाइसिस वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस जब कहते हो ना, तो लिसिस, हाइड्रोलिसिस में तो वो किसके द्वारा, वाटर के प्रेजेंस में वाटर के द्वारा हुआ ना, तो हाइड्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक, हाँ उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, पैरालिसिस में तुम पूरे तुम्हारा ब्रेकडाउन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया, तुम्हारा वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है मैसेज, न ले जा रहा है, न इफेक्टर काम कर रहा है, न अफ्रेंट। पहले लिखेंगे ग्लाइकोलिसिस के विषय में, ग्लाइकोलिसिस के विषय में। क्या कुलोसिस है, लाइसिस नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पहला ये तो लिख लिए ना। अब ग्लाइकोलिसिस के विषय में लिखेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस लिखना है तो केवल इतना लिख लेना और कुछ भी नहीं, कम से कम ऑब्लिक करके EMP पाथवे। एक्चुअली ये 3 साइंटिस्ट जो पूरे ग्लाइकोलिसिस का सिस्टमेटिक स्टेप बताया कि ग्लूकोज कैसे पाइरूविक एसिड में बनता है, और इसका 10 स्टेप है, 10 स्टेप्स है, 10 केमिकल रिएक्शंस है, और 10 केमिकल रिएक्शंस के बाद एक ग्लूकोज कहाँ पे 2 पाइरूविक एसिड बनाता है। तो हम लोग कम से कम इम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनास, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपके कॉपी में इतना होना चाहिए कि EMP जब भी कभी पढ़ो भूल जाओ, पंकज सर से एक बार पूछ लो कि सर व्हाट डज इट मीन। इम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनास बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन कॉपी में रहेगा तो थोड़ा सा तो अलग रहे, ठीक है। पहले तो EMP पाथवे उतना लिख लेना, धीरे धीरे पहले तो नाम याद करोगे, इम्बेडेन, मेयरहॉफ, परनास, तब ना फिर। अब ग्लाइकोलिसिस में लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। It is the first step of respiration. It occurs inside the cytoplasm. It occurs inside the cytoplasm. Under this process, a molecule of glucose is broken down into 2 molecule of pyruvic acid। अब देखो, तुम लोग कभी कभी साइड बुक पढ़ते हो, कभी गूगल भी देखते हो, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दो, अगर तुमको पाइरूविक एसिड के नीचे में 3C लिखा हुआ है तो समझ जाओगे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 6 रहेगा तो 6, 5, RUBP में 5 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हाँ, तो ये हम लोग इतना तक तो पहले समझे। अगेन हम लोग अभी रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे,
रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्यों जोड़ी है? उसी पे अटक गया तुम्हारी सुई। फिर से बोलो कितना, चूंकि दिस प्रोवाइड मच नीडेड अदर एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा तुम्हारा सस्टेन करने के लिए पूरा बात को चेंज हो गया ना। और ये कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर में सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, हम लोग तीनों को लिख चुकी, हम लोग को ह्यूमन का पढ़ना है। इसमें हम लोगों में फ्लो चार्ट बनाएंगे ना तो उससे देख लोगे, ठीक है? और किताब पढ़ के भी आएंगे। हाँ एक, हाँ तो वो वही कार्बोक्सिलेशन होता है उसका। CO2 से जुड़ता है तो पहले 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो अनस्टेबल होता है तो फिर PGA बनता है, ठीक है? बंद कर दोगे? हाँ।